हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जल में स्थित प्रकाश स्रोत का क्षेत्र जो होता है, यानी बाहर का दृश्य क्षेत्र कितना होगा, या मछली जो जल के अंदर है तो उसका बाहर का विश्व कितना देख पाएगी, ये बताएंगे। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है, ठीक है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको पूरा बता दिया है। अब इस वीडियो में उसका थोड़ा सा यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से देखिए, अगर हम किसी जल में, ठीक है, अगर हम ये मान लीजिए कोई जल है, ठीक है, जल का एक क्षेत्र है, इस जल में हमने एक प्रकाश क्षेत्र रख दिया है, यानी प्रकाश स्रोत रख दिया है। ठीक है, अब इस प्रकाश स्रोत के द्वारा यहाँ से प्रकाश निकलता है। ठीक, तो एक सीधी सी बात इसमें निकल के आती है कि प्रकाश स्रोत द्वारा जो क्षेत्र होता है वो शंक्वाकार क्षेत्र आता है। तो कैसे शंक्वाकार क्षेत्र आता है ये हम आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका जल है, ठीक है, नीचे का माध्यम जल है, ऊपर का क्या है, वायु है। यहाँ पे आपका प्रकाश स्रोत रखा गया है, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से बहुत सारी प्रकाश निकलेंगी चारों दिशाओं में। तो जो प्रकाश ऐसे सीधे निकलेगी वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ध्यान से देखिए, जल से वायु में जा रही है। तो इसका मतलब किधर से किधर जा रही है, सघन से विरल की ओर जा रही है। तो यहाँ सीधे जा रही है, जो सीधे जा रही है इसमें बिना कोई विचलन के ये सीधे निकल जाएंगी। लेकिन जो प्रकाश स्रोत यहाँ से थोड़ा सा तिरछा इधर से निकलेगी तो इस जगह पे हम अभिलंब खींचते हैं। ध्यान से देखिए, इतना कोण बना रही है तो ये क्या है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी। ध्यान से देख लीजिए, सघन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हटेंगी। ऐसे ही यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा इधर यहाँ तक पहुँचेगा इस जगह पर, यानी इस जगह पर जाएगा अभिलंब, ये अभिलंब से और दूर हटेंगी क्योंकि ये कोण इससे ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे जो आएगा इस जगह पर ये अभिलंब से और दूर हटेंगी। तो एक स्थिति ऐसे आएगी, ध्यान से देखिए, एक स्थिति इसकी ऐसे आएगी कि एक लाइन ऐसा, यानी एक स्थिति ऐसे आएगा कि ये क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाएगा तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, ये यहाँ से अभिलंब से 90 डिग्री बना लेगी, यानी ये यहाँ पे इससे तल के समांतर हो गई। अब ध्यान से देखिए, फिर से अगर कोई प्रकाश स्रोत यहाँ पे आती है तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगी और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही इधर की भी चीज़ें चलेंगी चारों तरफ। आप इसको सोच सकते हैं कि ये जो चल रहा है ये 3D में होता है। ठीक है, ये आप देखिए, ये शंक्वाकार क्षेत्र कैसे निकल के आता है। तो ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको शंकु बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर का मत देखिए, इससे कोई उसमें नहीं है, बस आप इसको समझिए केवल। यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश स्रोत है आपका, जो यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश स्रोत। अब ये प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है तो हमें वही स्रोत नज़र आएगा जो हमारे आंखों तक प्रकाश चला जाएगा। ध्यान से देखिए, अपवर्तन ऐसे जाएगा, ये प्रकाश स्रोत ऐसे जा रहा है तो ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक लाइन खींचा आपको, ऐसे ये 3D में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश स्रोत ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जा रहे हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल यहाँ पे हो रहा है। यहाँ सी के बाद जितने भी प्रकाश आएंगे वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएंगे। तो यही कारण है कि ये शंक्वाकार क्षेत्र बनता है। आपके मन में शंक्वाकार क्षेत्र क्यों बनता है ये प्रश्न उठा होगा और इसका भी आपका मैंने सलूशन दे दिया। ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलती हैं तो यहाँ तो सीधी निकल जाएंगी, लेकिन ये धीरे धीरे तिरछी होती जा रही हैं और तिरछी होती जाती हैं तो यहाँ अविलंब से ये क्या हो जा रहे हैं, कोण, इनका आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आपतन कोण बढ़ने के कारण एक समय ऐसा आता है कि एक क्रांतिक कोण के बराबर हो जाती हैं। और जब क्रांतिक कोण से बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाता है, ये इसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इनका तो इस कारण इधर का क्षेत्र का जो प्रकाश है वो बाहर नहीं जा पाता, उतने ही प्रकाश जा पाता है जो सी से कम होता है। ठीक है, जिसका आपतन कोण सी से कम होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये मैक्सिमम सी है, यहाँ पे हमने माना है ये सी पर गया है, इधर भी ये सी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
ये आपका सी क्या है, क्रांतिक कोण है। यानी इस पर जब यहाँ की प्रकाश गई तो क्या हो गई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने वाली है। यानी इसके बाद जैसे बढ़ेगा वैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये सी हो गया तो ये कितना बना, यहाँ पे आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन चुका है। यहाँ पे भी आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन चुका है। ध्यान से देखिए, अब इसके बाद ये इसका मान लीजिए ये इसकी हाइट है, हाइट से हमने इसके समांतर अभिलंब के समांतर एक लाइन खींचा है। अब ये अगर सी है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा कि नहीं, और ये सी है तो ये भी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो शंकु बना है, ये शंकु बना है, इसका क्षेत्र हमें पता करना है कि ये जो क्षेत्र है ये कितना क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाशिक क्षेत्र है इसका। तो ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो शंकु बना है इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और इसकी हाइट क्या है, स्मॉल एच है। यानी जो आपका ये प्रकाश स्रोत रखा गया है ये एच गहराई पर पानी में रखा गया है, और इस प्रकाश स्रोत द्वारा जो क्षेत्र प्रेक्षित हो रहा है, दिख रहा है, वो आर त्रिज्या का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, यानी शंक्वाकार क्षेत्र का जो ऊपर का क्षेत्रफल होगा वो आर त्रिज्या का हो रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक समीकरण निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए इस जल का अपवर्तनांक क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक म्यू दे रखा है, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू 2 1, ठीक है, ऐसे इस जल का अपवर्तनांक है। अब ध्यान से देखिए, करना क्या है हमें, यहाँ पे देखिए साइन सी बराबर निकालते हैं। साइन सी बराबर निकालेंगे तो ये साइन सी है, ये सी ले लिया। अब इसके देखिए जो आपका होता है पी बी पी बटे एच एच बी, ठीक है, या आपको याद होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, इसी से ये आपका साइन थीटा है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन सी बराबर इसका लंब क्या होगा, इसका लंब ये होगा। ठीक है, नहीं ये होगा, क्योंकि जो थीटा होता है उससे वो आपका आधार होता है, इधर थीटा से सटा वाला आधार होता है। तो ये हो गया आपका आधार, और ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। ठीक है, और ये इधर का क्या हो गया आधार। ठीक है, तो ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका ये हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ओ बी बी डैश। ठीक है, यहाँ पे ए दे देते हैं। ठीक, तो आपका कर्ण क्या हो गया ओ बी डैश, तो लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब आपका हो जाएगा ए बी डैश बटे कर्ण क्या हो जाएगा ओ बी डैश। ए बी डैश की वैल्यू क्या है आर, और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल लेते हैं ओ बी डैश का। ओ बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस नियम लगाओ, तो ये पाइथागोरस के नियम से क्या होता है, ये कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, एच का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच का स्क्वायर। तो आप इसको वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या निकलेगा आपका, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, वैसे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये साइन सी की वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक साइन सी और होता है, साइन सी ये क्रांतिक कोण वाला, आपको याद होगा फार्मूला, साइन सी बराबर होता है 1/μ/1, ये भी होता है आपका। ठीक है, इस फार्मूले से ये अपवर्तनांक का है। ठीक, जब आपको मैं क्रांतिक कोण पढ़ाया था तो उसी में बताया था ये फार्मूला जो आता है। अब इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, दोनों को मिलाओ, फर्स्ट और सेकंड में साइन सी बराबर ये है, साइन सी बराबर ये है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो आर बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/μ/1। ठीक है, इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, μ/1 को हम म्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, म्यू लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आर म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गया अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्ग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर इधर ले आते हैं, एच को यहीं पर रहने देते हैं, तो एच स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, आर को इधर लेते हैं, तो आर का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर बटे म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, यहाँ देखिए एच स्क्वायर है तो एच की वैल्यू निकल आएगी, तो एच और इसका वैल्यू नहीं निकल के आएगा, अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिए ये त्रिज्या हो गई, यानी हमें अगर इसका अपवर्तनांक पता हो और कितने गहराई पर है, ठीक है, कोई भी बल्ब स्रोत जो रखा गया है उसका इस जल का अपवर्तनांक पता हो, यानी जिस द्रव में रखा है उस द्रव का अपवर्तनांक हो जाए और साथ ही साथ वो कितने गहराई के अंदर है ये पता चल जाए, तो हम उसकी त्रिज्या यानी उसका दृश्य क्षेत्र निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकल जाएगा तो आर बराबर निकल गया। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका ऊपर का एक वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, ए इक्वल टू वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप बल्ब के साथ देखेंगे, यही काम मछली के साथ भी होता है। मछली की आंख जो होती है, यही मछली अगर ये इतने गहराई पर है तो वो भी बाहर का क्षेत्र उतना ही दिखाई पड़ेगा उसे, जैसे आप इस बल्ब के स्रोत से आपको पता चला है। ठीक है, यानी मछली भी बाहर का क्षेत्र उतने ही देख पाती है। ध्यान से देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से किसी पत्थर से मछली को मारता है तो मछली नहीं देख पाएगी और उसे लग जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आ गया है इस क्षेत्र में और मछली तुरंत उसे देख लेगी और बच जाएगी। ठीक है, यही स्थिति होती है। बहुत लोग आप देखे होंगे, बहुत लोग मछली मारते समय क्या करते हैं, दूर से ही मार देते हैं, दूर से पत्थर लेकर या डंडे से मार देते हैं, लग जाता है। ठीक है, यही कारण होता है क्योंकि मछली का जो क्षेत्र होता है वो शंक्वाकार होता है, और अगर वो व्यक्ति उसके शंक्वाकार क्षेत्र से बाहर है तो मछली नहीं देख पा रही है और वो बाहर से मार सकता है उसको। ठीक है, यही कारण होता है। ठीक, अब देखिए इस पर हम कुछ आपको एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है वो लगाने में आसानी हो जाए। ठीक।